तो आज रेस्पिरेशन का लेक्चर सेकंड है। ऐसे तो लेक्चर नंबर 6 हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। और आज हम लोग रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम ही देखने वाले हैं, मतलब कि कैसे नोज में इंटर पास, ये कैसे नोज में एयर पास होता है और उसके बाद फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता, तो लंग्स में फिर कैसे ऑक्सीजन जाने के बाद लंग्स से ब्लड में कैसे पहुंच जाता है, ये सब आज के इसी लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग अपना एनसीईआरटी का जो बुक है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, उसका डायग्राम निकाल लो। एक बुक पीछे दे दो जी, सब गरीब लोग हैं। आर्यन तुम्हारे पास नहीं है बुक? देखो उस पे है दूगो बुक, ये एक ही है पूरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो नॉस्ट्रिल समझते हो क्या होता है? नाली होता है। नॉस्ट्रिल समझते हो क्या होता है जी? नाक, हाँ? नाक का, अरे यहाँ सीधे देखो ना, यहाँ नॉस्ट्रिल है। हेलो, ये अगर जो मार्कर इसमें से अगर जो होती है तो नॉस्ट्रिल में ही जा रहा। तो नॉस्ट्रिल जो है ना, ये है, ये जो नाक का जो छेद है यहाँ पे, यही दोनों को नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नसल कैविटी क्या होता है? हाँ, पहले तुम लोग ये कर ही लो। क्या जाहिल लोग पढ़ रहे हैं मेरे क्लास में। उतना दिमाग रहेगा तब ना। यहाँ तो हमारे क्लास में लड़कियों को पास ज्यादा दिमाग आने लग गया। बताओ, तो समी बोल रही है सीधा, ये नेट पे ही देख लेते। उतना का है, नेट नहीं था, चलो कोई नहीं। नॉस्ट्रिल जो है वो नाक का छेद को ही बोलते हैं। नसल कैविटी किसको बोलते हैं जी? यहाँ जो नाक में ही रास्ता बना हुआ है ना, छेद के अंदर यहाँ रास्ता बना हुआ है, ठीक है, उसको नसल कैविटी बोलते हैं, नेसल कैविटी। इसका दूसरा नाम है नेसल पैसेज, ठीक है। इसके बाद फिर ये आया फेरिंग्स। पहले इधर देख लो, उसमें एक आधु को चीज नहीं भी होगा, छूटा हुआ होगा, इधर देख लो। नॉस्ट्रिल नाक का छेद, ठीक है। नेसल कैविटी मतलब कि रास्ता, यहाँ जो अगर जो ये क्या बोलते हैं, कोरोना के टाइम पे तुम लोग चेक करवाए थे कोरोना, हाँ, तो उसमें जो है ना इतना वो पतला सा लाता था, नाक के इसी नाक के छेद से पहले घुसाया, अंदर में जो रास्ता उसी में ऐसे 2-3 बार हुर देता था, छींक आ जाता था, समझ गए, ठीक है। तो जिसमें डाल करके हुर दिया था ना, उसी को बोलते हैं नेसल कैविटी, नेसल पैसेज, ठीक है। उसके बाद फिर फेरिंग्स किसको बोलते हैं? फेरिंग्स जो है वो होता, नहीं नहीं, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो है ना वो कॉमन पैसेज होता है विंड पाइप का और फूड पाइप का। कभी कभार कॉमन पैसेज मतलब कि जब हम लोग श्वास ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर खाना वाला, ये जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम पे विंड के पास वो वाला जो है ब्लॉकेज रहता है। नहीं तो फिर खाना खाते टाइम अगर जो वो वाला, ये क्या बोलते हैं, फेरिंग्स का जो ढक्कन है वो अगर जो खुल जाए, जो रास्ता वो भी खुल जाए, तो खाना कभी कभार जो है उसी की वजह से नाक की तरफ चला जाता है, सरक जाते हो, और उसके बाद फिर नाक से भी चावल उवल निकल जाता है। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, तो इसी के कारण होता है ये। खाना जो है हम लोग मुंह की तरफ से खा रहे हैं, और यहाँ पे दोनों का जो है वो ये क्या बोलते हैं, फेरिंग्स जो है वो विंड पाइप और फूड पाइप एक ही रास्ता से फिर उधर सेम रास्ता से आगे जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर जब भी ये ओपन हो जाता है, उसके वजह से खाना जो उधर भी कभी कोई पास होता है, और जैसे ही विंड पाइप में थोड़ा सा भी खाना जाएगा, ठीक है, तो वहां जो वैक्यूम क्रिएट है, या फिर उसके वजह से जहां एयर पास होना चाहिए वहां कुछ भी फूड स्टफ जाता है, या फिर एयर को छोड़कर कुछ और भी चला जाता है, तो हम लोगों को इरिटेशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सफोकेशन नहीं इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब सुरसुराहट जैसा जो होने लग जाता है, और उसके बाद फिर वो खाना बाहर फेंक देता है। कभी कभार तो नाक के तरफ से भी बाहर आ जाता है, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है। अगला आ गया लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स है हमारा, ठीक है। वॉइस बॉक्स मतलब जहां से वॉइस निकल रहा होता है, एडम्स एप्पल इधर ही कहीं निकला हुआ होता है, ठीक है, इसी के आसपास। ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है ना वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ट्रैकिया जो है वो भी एक पैसेज का ही काम करता है, लेकिन इसको इसको सपोर्ट देने के लिए एक ऐसा सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है
ट्रैकिया को सपोर्ट देने, ताकि ट्रैकिया जो है ना वो गिर ना जाए। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये ट्रैकिया, लेकिन इसको सपोर्ट देने के लिए ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इस्तेमाल होता है। ये कार्टिलेज जो है हड्डी नहीं होता, लेकिन हड्डी जितना मजबूत होता है उतना नहीं होता, और ये बोन भी नहीं है, ये दूसरा तरह का कुछ सपोर्टिंग मटेरियल है। 9 क्लास में कार्टिलेज के बारे में हमको लगता है पढ़ा होगा, टिश्यू वाला चैप्टर में। ठीक है, तो ये सपोर्ट देने का काम कर रहा होता है, और ये सी शेप का होता है, उसमें होगा डायग्राम बना हुआ, या फिर तुम अपना यहाँ पर भी छू करके और देख सकते हो। ठीक है, ऐसे कर करके यहाँ से। ठीक है, अच्छा कितना लोग चिकन वगैरह खाता होगा? अरे चिकन खाता है तो काट करके जब पीस आता है वो गर्दन तरफ का पीस रहता है, उसको पूरा खाया नहीं जाता, उसको ऐसे कर करके और ऊपर ऊपर चूस करके और छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो ऐसा ही स्ट्रक्चर से वो भी बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बीच में मांस फंसा हुआ रहता है, इसके बीच में मांस, इसके बीच में मांस फंसा हुआ रहता है। समझ गए? एकदम अंदर तक नहीं खा सकते इसको, ऊपर ऊपर से ही जीभ से या फिर थोड़ा थोड़ा दांत लगा करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, वही है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ट्रैकिया अंदर में होता है। हेलो, अरे इधर देखो, ट्रैकिया अंदर होता है, इसको सपोर्ट देने के लिए बाहर बाहर से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। इसके बाद आ गया ब्रोंकी, जहां पर लंग्स शुरू हो रहा होगा। जैसे कि ये पूरा का पूरा पार्ट के बाद, जैसे कि यहाँ पर कहीं लंग्स शुरू हो रहा होगा, हमसे तो उतना बढ़िया से बनेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर लंग्स शुरू हो रहा होगा ना, इधर से ये वाला पैसेज आया है, लंग्स में जो इंटर कर रहा होता है ये। हेलो, ट्रैकिया यहां तक आया, लंग्स में जो इंटर, ये दो पार्ट में बट गया ना, लंग्स में जो इंटर कर रहा है, यहीं से जो आया हुआ पार्ट है, ये दो पार्ट में बट गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोंकी, और इसको भी बोलते हैं ब्रोंकी। गधा एक तरफ लिखा हुआ है, कहता है एक तरफ अलग बोलते हैं, दोनों तरफ को बोलेंगे ब्रोंकी। अब सुनो इधर, अब ब्रोंकी जो है और भी पार्ट्स में डिवाइड होता है, यहां से और भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकी जो है और भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी और भी पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको बोलने लग जाते हैं ब्रोंकियोल्स। और फिर हर एक ब्रोंकियोल्स के पास नंबर ऑफ एल्वियोली होता है, बहुत ही ज्यादा, ऐसे कर करके गुच्छा पड़ा हुआ होगा जहां तहां, देखो ना ऐसे करके है, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके। ठीक है, ये जो है वो एल्वियोली इसमें रहता है, और इसका हर एक एल्वियोली का ये जो गुच्छा है उसका अलग से फिर स्ट्रक्चर बनाया हुआ होगा, बगल में बुक में है बनाया हुआ। हाँ, ब्रोंकियोल्स के बाद फिर एल्वियोली, एक एक छोटा छोटा जो ये एक एक छोटा छोटा गोल गोल सा जो दिख रहा है, हेलो, ये जो छोटा छोटा गोल गोल सा दिख रहा है, वो हर एक गोला जो है वो एल्वियोली है, और यहीं पे गैस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, फिर से ध्यान में रखते हैं कि पहले तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल किए हैं वो कौन से रास्ते से आया है। यहाँ पे इनहेल किए हम लोग ऑक्सीजन, तो नॉस्ट्रिल में गया, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी में गया, जिसको नेसल पैसेज भी बोलते हैं, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोली। एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि वहां से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो रेस्पायरेशन हमारा बॉडी किया होगा, तो रेस्पायरेशन करने के बाद CO2 एज ए वेस्ट मटेरियल निकलता था। ठीक है, वो CO2 ब्लड के थ्रू वापस एल्वियोली के पास आकर के एल्वियोली के अंदर इंटर करेगा, और उसके बाद फिर इसी रास्ते से वापस जाएगा, एल्वियोली से ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकी, फिर ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल, इनटू द एयर। समझ गए? ऐसे करके बाहर चलते चला जाएगा। तो हम लोगों को ये सब क्या क्या होता है इसके बारे में तो जानना था, एक एक दो दो लाइन। ठीक है, कि नॉस्ट्रिल क्या होता है, नेसल कैविटी क्या होता है, और कहाँ कहाँ पर है, उसमें एक बार और ध्यान से रख लो। ठीक है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल तो नहीं लिखा हुआ होगा बुक में, नॉस्ट्रिल किसको बोल रहे हैं, नाक का छेद को। उसके बाद फिर नेसल कैविटी किसको बोलेंगे, अरे मेरा मुंह क्या देख, नेसल कैविटी किसको बोलेंगे, पैसे जो रास्ता है उसको नेसल कैविटी बोलेंगे। उसके बाद फिर माउथ कैविटी, ये तो माउथ कैविटी तो पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के टाइम पे, जहां से खाना लेते हैं। ठीक है, इसमें जरूरत ही नहीं माउथ कैविटी का। ठीक है, इसीलिए नहीं लिखे हैं। इसके बाद फिर कहां चला जाएगा, फेरिंग्स में। बुक में शायद फेरिंग्स नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, चलो फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स क्या है जी, तो कॉमन पैसेज है ना, फूड पाइप और विंड पाइप का। इसके बाद फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इसके बाद आया ट्रैकिया,
ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली, ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वो उसके अंदर जो है वो ट्रैकिया होता है, ठीक है। ट्रैकिया का कवर होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के तरफ से ये एयर नहीं जाएगा ना, जो ऑक्सीजन हम लोग ये श्वास लिए हैं, ठीक है, ये ट्रैकिया से ही जाएगा। ट्रैकिया को सपोर्ट देने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे बाद में, ठीक है। अब इसके बारे में सब जगह पर कौन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद फिर एल्वियोली में क्या कहानी चल रहा है उसको लिखेंगे। किसको? अब ऐसा समझो कि एल्वियोली में, एल्वियोली के पास ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है। अब एल्वियोली का एक डायग्राम बना लेते हैं। अरे ये कहीं प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना बना दे, इसको बनाते ये सब तो हम ऐसे ही बनाते रहते हैं। देखो वही लग रहा होगा गमला जैसा, ठीक है, लेकिन गमला जैसा नहीं लग रहा है। ये देखो इसके ऊपर जो है ये एल्वियोली है, ठीक है। एक एक एल्वियोली, ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वियोली होते हैं, समझ गए? मिलियंस ऑफ एल्वियोली होता है। और एल्वियोली जो है वो बहुत ही ज्यादा होने के कारण एक्सचेंज ऑफ गैस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। मतलब कि एक ब्रोंकी में बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स हैं और हर एक ब्रोंक्यूल्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट है, ठीक है। तो मिलियंस बिलियंस में एल्वियोली होता है हमारे लंग्स में, ठीक है। और हर एक, हेलो इधर, हर एक, हाँ हाँ गुच्छा होता है, हर एक एल्वियोली में गैस का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है, अब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोली में आ रहा है। इसके कारण सरफेस एरिया जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर एल्वियोली के बारे में एक दो बात लिखा होगा, साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, मतलब कि यही वो जगह है जहां पर लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। वेरी थिन वॉल्ड, वन सेल थिक, मतलब कि बहुत ही पतला होता है, मतलब इतना पतला कि जितना एक सेल होता है, ठीक है। अब बलून लाइक अ स्ट्रक्चर विच एक्सपैंड्स व्हेन एयर इंटर इनटू इट, ये बलून जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। जैसे इसके अंदर एयर इंटर करेगा, मतलब ऑक्सीजन जैसे ही आया, ठीक है, तो ये फूल जाएगा, ठीक है। जिसके कारण अब जैसे ही श्वास हम लोग लेते हैं तो देखते हो ये जो हमारा चेस्ट पूरा ऐसे कर करके और एक्सपैंड करता है, ऐसे जब भी श्वास लेते तब ऐसे करके जाता है। वह एल्वियोली के अंदर जो है वो गैस भरा, जिसके कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ाया, और सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो ये बाहर आ जाएगा, समझ गए? यहाँ पर एक पतला सा ऐसे करके इसके चारों तरफ डिजाइनर स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में जानते हो? हाँ, वो इसके चारों तरफ ऐसे रहता है, ठीक है। बस उसको दिखा रहे हैं, इसको बाद में बना देंगे। ये क्या हुआ? स्क्वैमस एपिथेलियम, एक सेल थिक होता है बस। पूरा नहीं बनाना? अरे हाँ पूरा बनेगा, बाद में बना देंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या हुआ? स्क्वैमस एपिथेलियम है, बहुत ही पतला, ठीक है। इसमें क्या करेगा? एयर इंटर किया, कुणाल, इसमें एयर इंटर किया मतलब ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन अंदर आ गया, ठीक है। और इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होंगे। इसके चारों तरफ जो है ब्लड वेसल्स। जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर बताएंगे कि ब्लड वेसल 3 तरह का होता है, ठीक है। शायद तुम लोग जानते भी होगे पहले से। आर्टरीज के बारे में नाम सुने हो कभी? आर्टरी वेन्स, कैपिलरीज सुने हो? हाँ ये है ब्लड वेसल, ठीक है। इसमें रेड ब्लड सेल होगा, ब्लड वेसल है तो, ठीक है। इसमें क्या होगा जी?
रेड ब्लड सेल। ब्लड है वो। हाँ, रेड ब्लड सेल हम बना रहे हैं। अरे सेल लाल लाल इसीलिए बना रहे हैं। ये है रेड ब्लड सेल। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इंटर करता है ये रेड ब्लड सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है जी? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। यहाँ पर हेलो, इस जगह पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा और इधर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई रहता है, लेकिन इधर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो रहता है। ठीक है, तो इसको एक ही जगह पे अगर जो बताने लगेंगे तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको अलग जगह बताया जाए। ठीक है, इधर उधर O2 के बारे में और इधर CO2 के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है? इधर हाई होता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो होता है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर कोई भी चीज मूव करता है। यहाँ ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा है। अब ब्लड वेसल में जो रेड ब्लड सेल है इसके पास ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ही कम है, जिसके वजह से ये मूव कर जाता है इधर से इधर। ठीक है, इधर से इधर। और रेड ब्लड सेल जो है वो सबसे ज्यादा एफिनिटी किसी के लिए रखता है। हेलो, सबसे ज्यादा एफिनिटी किसी के लिए रखता है तो वो रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए, और सबसे कम रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो जब उसको चूज करना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाए कि ऑक्सीजन को लेकर के जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाए, तो सबसे ज्यादा वो चाहेगा कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ही लेकर के जाएं। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी है किसका? आरबीसी का। लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, तो ऑक्सीजन को ये ले करके और ये इधर चल जाएगा। ये किधर जाएगा? हार्ट के पास। ये किधर जाएगा लेकर के ऑक्सीजन को? हार्ट के पास। तो ये सब अब हार्ट ट्रांसपोर्टेशन जब पढ़ेंगे हार्ट वाला स्ट्रक्चर तब समझेंगे। अभी बस इतना समझना है कि ऑक्सीजन यहां से निकल करके अब ब्लड वेसल में गया। कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, अब यहां से जो हम लोग रेस्पायरेशन किए हैं, रेस्पायरेशन वाला पार्ट कल देखे थे ना, रेस्पायरेशन किए थे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकला था? ठीक है, सेल से। तो सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर किया होगा कैपिलरीज में। ये फिर ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे, फिर पूरा जब मिला करके बताएंगे ना एक साथ तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी इतना याद रखो कि सेल में बन गया था। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ आएगा? ब्लड में। ठीक है, ब्लड के थ्रू वो घुल करके आता है। ठीक है, वो ब्लड में जो है वो घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व हो करके वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ फिर से वापस आएगा? पहले तो हार्ट में जाता है, लेकिन अभी हार्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो डायरेक्टली हम लोग कहाँ बता रहे हैं आ जाता है? एल्वियोली में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? एल्वियोली के पास आ जाता है, पहले इसी ब्लड वेसल्स के पास। और ये ब्लड वेसल क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर दे देता है, क्योंकि इस ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर जो ज्यादा है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा क्योंकि इधर ऑक्सीजन था। ठीक है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से फिर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ऊपर निकल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर निकल गया। अरे हाँ, छूट गया। ये हुआ एल्वियोली में। तो एल्वियोली के अंदर एक सेल जितना पतला स्ट्रक्चर था उसको क्या बोलते थे? स्क्वैमस एपिथेलियम। ये चारों तरफ है एल्वियोली के वॉल्स पे। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो यहां से आया था, हेलो, ऑक्सीजन देखो कहां से आ रहा था? एयर से इनहेल किए थे और नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, एल्वियोली। एल्वियोली में इंटर किया। फिर ऑक्सीजन जो है कहां इंटर किया? ब्लड वेसल में, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर पे यहाँ पे मूव किया, डिफ्यूजन प्रोसेस दिखाया। इसके वजह से ब्लड जो इसको ट्रांसपोर्ट करते हुए लेके चला जाएगा। किसके लिए लेके जाएगा जी? रेस्पायरेशन के लिए। हार्ट के लिए क्यों लेके जाएगा? हार्ट तो उसका पंपिंग का काम है ना, ब्लड को पंप करता है।
ये कहां लेकर के चला जाएगा, हर एक सेल्स के पास, ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जरूरत होता है। अब इस ऑक्सीजन का मदद से जब रेस्पिरेशन करता है तो वो क्या निकाल के देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से सेल से ब्लड में ला करके, और ब्लड से कहां लेके चला आएगा, ब्लड वेसल जो कि एल्वियोली के पास है, और एल्वियोली में फिर से हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा CO2 का, और यहां से मूव कर जाएगा एल्वियोली के अंदर जहां पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। फिर CO2 यहां से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के कैसे जाएगा, एल्वियोली से ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पर क्या होगा जी, बहुत सारा एल्वियोली होगा ना, मिलियंस ऑफ एल्वियोली, उसके पास से बहुत सारा ब्रोंक्यूल्स होगा, सारे ब्रोंक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर के ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल कैविटी, ये नॉस्ट्रिल, और इसके बाद इनटू द एयर, ऐसे करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो ये डायग्राम को। चलिए डायफ्राम के बारे में पढ़ते हैं। डायफ्राम पहले से भी ये शब्द सुना सुना सा लग रहा होगा। ठीक है, डायफ्राम जो है वो यहाँ पे, हेलो, ये जो रिबकेज है हमारा, ठीक है, इसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर लंग्स है, हार्ट है, ठीक है, ये सब चेस्ट कैविटी के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, इसी के बीच में, ठीक है, एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हड्डी का नहीं होता वो, उसी को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। लार्ज डोम शेप्ड मसल लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लंग्स, लंग्स के बेस पे, मतलब जब श्वास हम लोग इसीलिए लेते हैं, हेलो, जब हम लोग श्वास लेते हैं ना, ऐसे तो ये नॉर्मली जब हम लोग श्वास जोर से नहीं ले रहे, कुणाल क्या बोल रहे हैं सुनो पहले, जब श्वास हम जोर से नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है, आराम से श्वास ले रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो लगभग ऐसे ही रहता है, इसी को डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जो हॉल वगैरह जो होता है ना, जहाँ पर कौन सा वो हॉल बोलते हैं, ऑडिटोरियम हॉल, सिनेमा हॉल, ठीक है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऐसे करके, इसी को डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, या फिर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर समझ सकते हो, ताजमहल वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर में, गुंबद वाला स्ट्रक्चर, उसी को डोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे कर करके ये ऐसे रहता है। ठीक है, लेकिन जब जोर से श्वास लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है ऐसे, ये डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है जोर से श्वास लेने की वजह से। इसीलिए देखो लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरा जो ऐसा स्ट्रक्चर है वो पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब एकदम ऐसे पकड़ के सीधा कर दो। से एक रॉड है जो ऐसे है, नॉर्मली वो ऐसे रहता है, और उसको पूरा पकड़ करके ऐसे सीधा कर दो, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, जबरदस्ती किया गया होगा। ठीक है, और ये जबरदस्ती करके इसको क्या कर दिया जाता है, पूरा सीधा, एंड बिकम्स फ्लैट लिखा होगा। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इट रिलैक्सेस, मतलब जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं ये रिलैक्स हो जाता है, और फिर नॉर्मल शेप में अपना आ जाता है, जो कि डोम शेप का होता है। ठीक है, बिकम्स डोम शेप्ड। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अगर तुम जोर से श्वास छोड़ दो, ठीक है, मतलब कि श्वास ले रहे थे, लेकिन इस बार श्वास इतना जोर से छोड़ो कि तुमको लगना चाहिए कि अंदर में कुछ भी हवा ना रह जाए। ठीक है, तो पूरा जोर से अगर जो हम श्वास छोड़ते हैं, पूरा जितना फोर्सफुली छोड़ सकते उतना फोर्सफुली छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, पूरा देर तक श्वास छोड़ते रह जाएंगे, तो उसके बाद भी हमारा हार्ट, ये हमारा लंग्स में कितना एयर बचा हुआ रह गया, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिड्यू समझते हो ना, रेसिड्यू मतलब होता है बचा खुचा। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया, जो भी बचा खुचा एयर रह गया है लंग्स में आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, उसी को बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 1100 से 1200 ml। ठीक है, मतलब कि लगभग 1 लीटर एयर जो है श्वास पूरा का पूरा छोड़ने के बाद भी हमारे लंग्स में रह जाता है। हाँ, क्यों, वॉल्यूम किस में लिखा जाता है, लीटर में। हाँ, फोर्स अगर नॉर्मल हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तब तो फिर इससे ज्यादा रहेगा। ठीक है, इससे ज्यादा रहेगा, लेकिन जब हम श्वास नहीं ले, मतलब कि पूरा जोर से छोड़ दिए श्वास, ठीक है, जबरदस्ती हमारे अंदर जो भी हवा है पूरा बाहर निकाल दे, उसके बाद भी इतना बच के रह जाता है। ठीक है, इसके बाद आया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब याद करके रख लेना है, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में किधर ये तुम्हारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे हो रहा था, एल्वियोली में। ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे हो रहा था, एल्वियोली। एल्वियोली कहाँ होता है, लंग्स में।
एल्वियोली कहाँ होता है जी? लंग्स में होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में स्टोमाटा जो कि लीव्स में प्रेजेंट है, वुडी स्टेम्स में लेंटिसेल्स, जैसे यहाँ स्टोमाटा है ना वैसे ही वुडी स्टेम मतलब कि जो पानी वगैरह में उगने वाला जो प्लांट होता है, या फिर जो वुडी मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, बांस लकड़ी वाला जो प्लांट होता है ना, उस सब में लेंटिसेल्स एक शब्द होता है। यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का। फिश में गिल्स, फिश में लंग्स नहीं होता, क्या होता है? गिल्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे भी। अर्थवॉर्म में क्या होता है? स्किन। इंसेक्ट में स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया, इंसेक्ट में स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया के मदद से गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। और फ्रॉग में स्किन और लंग्स के मदद से, मतलब फ्रॉग में भी लंग्स होता है और स्किन। क्या चीज दोनों जरूरी है? दोनों से कर लेता है। जब वो लैंड पर आता है तो लंग से, जब पानी में रहता है तो स्किन से। हाँ, इसके बाद बस एक टॉपिक बचा हुआ है, वो फिश का है। गिल्स के थ्रू वो कैसे ये लेता है, जैसे कि जब भी वो पानी अंदर ले रहा होता है ना, तो मुंह खोल के पानी, हेलो बता देते हैं, कल बस लिखाने का रह जाएगा। जब वो श्वास लेना चाहेगा पानी में, तो बार बार तो ऊपर आएगा नहीं पानी के कि श्वास लेंगे फिर नीचे जाएगा, ठीक है। वो अंडर वाटर रह करके भी पहले वो क्या करता है, मुंह खोलता है, माउथ ओपन कर लेता है इनहेलेशन के लिए, तो पानी जो है वो अंदर चला जाता है, लेकिन उस टाइम पे गिल्स बंद रहता है उसका, उस टाइम पे गिल्स बंद रहता है उसका, और पानी अंदर गया, ठीक है, वो उसमें से ऑक्सीजन अपने लिए रख लिया, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है वो गिल्स के थ्रू बाहर कर देगा, लेकिन उस टाइम पे मुंह बंद रहेगा। मतलब इनहेलेशन टाइम पे माउथ ओपन होगा, गिल्स क्लोज्ड होगा। एक्सहेलेशन के टाइम पे माउथ क्लोज्ड हो जाएगा और गिल्स ओपन हो जाएगा। बस यही एक चीज इसमें, बस यही, इसी को लिख देना है, वहां पे खत्म हो गया। यहाँ पे तुम्हारा रेस्पिरेशन, ठीक है। 7 को क्वेश्चन है, मन किया तो आज भेज भी देंगे, बना लोगे घर में, कल अगला स्टार्ट कर देंगे। अच्छा है, एक चीज और, इसीलिए देखो लिख के रख देने, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है, क्वेश्चन आता है, बैठो। एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू टेरेस्टेरियल एनिमल्स। टेरेस्टेरियल समझते हो, जो लैंड पे रह रहे हैं, वो एनिमल्स में स्लोअर प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, लेकिन जो एनिमल अंडर वाटर रह रहे हैं, ठीक है, वो ब्रीदिंग ज्यादा स्पीड से करते हैं। इसका रीजन सोच सकते हो क्यों ज्यादा करता होगा? वाटर में ऑक्सीजन का कमी होता है और एयर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज्यादा होता है। क्या वाटर और एयर में बराबर का ऑक्सीजन होगा? नहीं, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट पे है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, ठीक है। इसी के वजह से उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पीड में, जैसे कि हम लोग ब्रीथ कितना कर पाते थे, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट करते थे, ठीक है, याद है, लिखवाए भी थे कल। 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट ब्रीदिंग रेट था हमारा। उन लोगों का 30 से 32 होगा, 35 होगा। तब ना ज्यादा से ज्यादा ब्रीथ करेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का तो जरूरत उसको भी है उतना ही लगभग, ठीक है। तो इसीलिए उसका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है। नोट पॉइंट में करके लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है, कि ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल एज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ एयर, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, तो ये हम क्वेश्चन आज भेज देंगे, सब लोग बना करके कल ले आओगे, और कल चेक कर लेंगे पुराना वाला क्वेश्चन भी जो पहले एक बार और दिए थे बनाने के लिए, न्यूट्रिशन वाला, और ये हो जाएगा रेस्पिरेशन। और कल हम लोग डायरेक्ट शुरू कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कल से ही।